अब दिल्ली पुलिस में किसी भी छात्र को जीके जीएस के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शशि आईएएस एकेडमी उनके साथ खड़ा हुआ है। और जहां पर शशि आईएएस एकेडमी जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ जी तोड़ मेहनत करता है और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारी हर एक क्लासेस को आप देखते चलिए और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस समय मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाने वाला हूं बहुत ही जल्द। आप देखेंगे आज या कल से आपको क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए अब बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानव तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि मानव तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है सूचनाएं प्राप्त करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या करता है, कलेक्ट करता है दोस्तों या रिसीव करता है। पहला ऑप्शन कहता है कि अक्षतंतु एक्सॉन, दूसरा ऑप्शन कहता है तंत्रिका शोर, तीसरा ऑप्शन कहता है द्रुमारम जिसे डेट्राइट कहा जाता है या डेंड्राइट कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास तो जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा सही हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए अब समझ लेते हैं कि इसमें किन किन बातों पर फोकस किया गया है। देखिए, डेंड्राइट एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के विस्तार है जो कि अन्य न्यूरॉन से संकेत यानी कि सूचना प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। और एक न्यूरॉन से दूसरे में सूचना का स्थानांतरण जो होता है रासायनिक संकेतों और विद्युत आवेगों के माध्यम से होता है। कैसे होता है, रासायनिक संकेतों के माध्यम से और विद्युत आवेगों के माध्यम से क्या होता है, सूचना प्राप्त होता है। डेंड्राइट्स संकेतों को आगे बढ़ाता है और सूचना को न्यूरॉन में सोमा में स्थानांतरित करता है। दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बाद में उसका आंसर भेजते हैं जब एक तरह से मैं उन्हें आंसर बता देता हूं तब। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों को देखते रहते हैं कि कौन सा एक तरह से ऑप्शन दे रहा है, कौन से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या बी ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं या सी, तो जिधर सब जा रहे हैं उधर वो भी चले जाते हैं। देखिए, ऐसे बिल्कुल भी आप मत करिए। अगर आपके मन में भी ऐसा चल रहा है तो एक तरह से कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट को मत फॉलो करिए, क्योंकि आप सोचिए अगर सब गलत हुए तो आप भी गलत हुए। तो थोड़ा से आप सोचिए कि एक तरह से सबके हिसाब से नहीं बल्कि खुद के हिसाब से चलिए। जो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेना जानता है वो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ना भी जानता है। जो व्यक्ति दूसरों के हिसाब के या दूसरों के आधार पर या दूसरों को देखकर चलता है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, गलत रास्तों या गलत लोगों को फॉलो करते हैं। तो आप क्या करिए, अगर फॉलो करिए भी तो सही लोगों को फॉलो करिए, और या तो निर्णय लेना भी है तो दूसरे के हिसाब से निर्णय मत लीजिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में एक कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, यहां पर एक कहा जा रहा है कि जो यहां पर चार ऑप्शन लिखे गए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है बीबी गिरी, दूसरा ऑप्शन कहता है जाकिर हुसैन,
तीसरा ऑप्शन कहता है बीडी जत्ती और चौथा ऑप्शन कहता है गोपाल स्वरूप पाठक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर देते चलिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं। तो ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, यानी कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए अब समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें खास है, आइए देखते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों। कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1967 से लेकर, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। कई बार हमारे एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है, भारत के ऐसे कौन से वो राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, यानी कि जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, तो वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये तीसरी बार भारत के तीसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, तभी इनकी एक तरह से मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है, वो भारत का कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, एक भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थी जिनकी मृत्यु एक तरह से कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही बताएंगे आप। फिर दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक तरह से इन्होंने कब से कब तक काम किया था उपराष्ट्रपति के रूप में, तो आप बताएंगे 1962 से लेकर 1967 तक। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि एक तरह से कब इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए काम किया था, यानी कि राष्ट्रपति पद पर ये कब थे, तो 1967 से लेकर 1969 तक ये राष्ट्रपति पद पर थे। जब ये राष्ट्रपति पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे लगता है कि अब सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डेलरिम्पल पुरस्कार, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन कहता है, ये तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन कहता है यूके, चौथा ऑप्शन कहता है यूएसए, सॉरी हाँ यूएस कह सकते हैं या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जल्दी से आंसर बताइए, इस विकल्प को छोड़ दीजिए, इन तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, चार को हटा दीजिए, नहीं तो कह सकता हूं मैं नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इन तीन में से एक आंसर आप बता दीजिए। बिल्कुल इन तीन में से एक सही है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है? तो यूके द्वारा दिया जाता है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं कि इसमें किन किन बातों की चर्चाएं की गई है या चर्चा हुई है। देखिए, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2006 में दिया गया था।
इसका नाम एड मिलरिटी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेल रिम्पल के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन यूकेएचओ की कार्यकारी समिति द्वारा विश्व भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं याद रखना चाहते हैं तो मत रखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए अब ये बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया 2019 में। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, देखिए निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन कहता है तारिका नाथ, दूसरा ऑप्शन कहता है माधवी थम्पी, और तीसरा ऑप्शन कहता है नीरजा भट्ट, और चौथा ऑप्शन कहता है सुमन गोस्वामी। अच्छा, बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि इसका आंसर कैसे मैं दूं ताकि इस बार मेरा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आप तुक्का भी लगाइए, अगर आपका मन करता है ना तुक्का लगाने का तो तुक्का लगाइए, ताकि आप ये चेक कर सके कि क्या आपके तुक्के सही होते हैं या नहीं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तुक्का सुक्का तो आप लगा ही दीजिए जिसमें आप माहिर हैं। ऐसे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन गोस्वामी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन विल बी राइट दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसने प्राप्त किया हुआ है, तो सुमन गोस्वामी ने प्राप्त किया हुआ है। किसने प्राप्त किया हुआ है, तो सुमन गोस्वामी ने प्राप्त किया हुआ है। ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए इसमें कुछ खास बातें हैं उसको देख लेते हैं। इसके बारे में तो यहां तक हमने देख ही लिया है, लेकिन आइए एक बार देख लेते हैं। भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक मेजर सुमन गवानी को मई 2020 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था। उन्हें दक्षिणी सूडान, जिसे साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है, में संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति स्थापना के प्रयासों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, यानी कि यह पुरस्कार दिया गया। यह पहली बार था कि किसी भारतीय शांति दूत को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द पुरस्कार दिया गया। ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार 2020 के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलना चाहिए। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सोचिए अगर 1-2 साल में वही रिपीटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप सही कर ले जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप क्या करिए, रिपीटेड क्वेश्चन को भी बार बार आप एक तरह से प्रयास कीजिए, ताकि क्या हो सके, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके और आप उस दायरा को पकड़ सके जो दायरा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होते जाएगी। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। पहला ऑप्शन कहता है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय, और चौथा ऑप्शन कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का भी लगा दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा हुआ है। और राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर लेते हैं एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजा की उपाधि किसने दिया था इन्हें, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने
किसने? अकबर द्वितीय ने क्या किया था? अकबर द्वितीय ने क्या किया था? इन्हें एक तरह से देखा जाए तो राजा की उपाधि दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वर्ण परिचय की बात करते हैं तो इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और राजा राम मोहन राय के बारे में हमने एक आपको अतिरिक्त जानकारी बताया कि एक तरह से ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था और साथ ही साथ इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने क्या दिया था? इन्हें राजा की उपाधि दिया हुआ था। आइए बात कर लेते हैं, इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी रखी गई है। तो वर्ण परिचय 19वीं शताब्दी या सदी में भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई एक बंगाली प्राइमर यानी कि वर्णक है। इसे बंगाल का सबसे प्रभावशाली प्राइमर या वर्णक माना गया है। यह एक संस्कृत विद्वान के रूप में विद्यासागर के ज्ञान और विशेषज्ञता और पृष्ठभूमि को दर्शाता है। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपने पढ़ लिया है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से इसका जवाब आप दे लेंगे। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि जुलाई 2020 में, सॉरी एक मिनट, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान, ध्यान रखिएगा कौन सा सम्मान है? प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया। इसको अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर लीजिए, इसको अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे जाते रहते हैं। तो प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर सकता है? इंग्लिश में देखकर इस प्रश्न को कर सकता है। इस प्रश्न को क्या, सारे ही प्रश्न को इंग्लिश में देखकर वो कर सकता है। पहला ऑप्शन कहता है जैविक खेती, दूसरा ऑप्शन कहता है स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन कहता है कौशल विकास, चौथा ऑप्शन कहता है प्रौढ़ साक्षरता। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कि प्रेरक दौड़ सम्मान पुरस्कार किससे संबंधित है? तो स्वच्छता से संबंधित है। आप याद करिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी बने थे। तब उन्होंने क्या किया था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया था। और जुलाई 2020 में भारत सरकार के द्वारा ही एक और सम्मान शुरू किया गया था दोस्तों, और वो सम्मान था, मतलब ये तो योजना शुरुआत की गई थी और यहाँ पर 2020 में एक सम्मान शुरू किया गया। वो सम्मान था स्वच्छता से ही संबंधित था, जो कि 2020 में प्रेरक दौड़ सम्मान। ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए इसमें क्या खास बातें हैं इसको समझ लेते हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप पुरी ने 8 जुलाई 2020 को प्रेरक दौड़ सम्मान नामक पुरस्कार की एक नई श्रेणी की घोषणा की है। और यह नया पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का भाग है, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का छठा संस्करण है। नया पुरस्कार 6 चुनिंदा स्वच्छता संकेत प्रदर्शनों या मापदंडों के आधार पर शहरों को वर्गीकृत करेगा दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? 1946 में अंतरिम सरकार में, यानी कि जो एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट होती है, उसमें रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन कहता है बलदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन कहता है आसफ अली, तीसरा ऑप्शन कहता है सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन कहता है वल्लभ भाई पटेल।
बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए 1947 में क्या हुआ, सॉरी 1946 में क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था। जल्दी से इसका जवाब आप दीजिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, बलदेव सिंह। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी है और वे लोग अपने आप को हैप्पी मनाएं कि बलदेव सिंह को क्या किया गया था, रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए इसमें क्या खास बातें हैं इसको समझ लेते हैं। भारतीय सिख राजनीति में अगर देखा जाए, राजनीतिक नेता बलदेव सिंह 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न तो बहुत अच्छा बन गया, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि बलदेव सिंह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे और कब से कब तक ये बने रहे, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक ये भारत के पहले रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया था इन्होंने, या रक्षा मंत्री ये बने थे। इससे पहले उन्होंने वार्ता की प्रक्रिया में अपने पंजाबी सिख समुदाय का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हो गया, जो कि आप जानते ही हैं लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया। भारत पहले से ही था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान अलग हो गया दोस्तों, जो कि आप जानते ही हैं। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सोचिए एक बार, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब पूछ लिए जाते हैं ना, तो ये किसी को आता नहीं है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आते किसी को। क्यों नहीं आते हैं दोस्तों? क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं होता है और ना ही कोई पढ़ाया हुआ होता है, बस तुक्के से काम चलाना होता है। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। अगर एक प्रश्न गलत है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं आता, या आप ये मत सोचिएगा आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। आप सोचिए कि कोई बात नहीं, अगर ये प्रश्न गलत भी है तो कोई बात नहीं, ये समझ लेते हैं हमने नहीं पढ़ा था, बिल्कुल यही समझेंगे ही। तो लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सांची, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा और एहोल। अच्छा, इस प्रश्न को आप क्या करिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैंने आप लोगों से ये बातें जरूर कहा है कि जब आप पढ़ने बैठिए हमारे साथ तो पेन कॉपी आप जरूर लेकर बैठा करें, ताकि जो चीजें नहीं मिले आप क्या करें, उसे नोट कर लें, यानी कि नोट डाउन कर लें। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा कि लाड खान नामक मंदिर जो है वो एहोल स्थान पर क्या है, एक तरह से प्रसिद्ध है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल अगर देखा जाए ना, चालुक्य शिव मंदिर जिसे लाड खान मंदिर भी कहा गया है, क्या कहा गया है, लाड खान के मंदिर भी कहा गया है, कर्नाटक के एहोल में स्मारकों के समूह में यह स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ध्यान रखिएगा, यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मंदिर का जो निर्माण किया गया था चालुक्य वंश के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। और इसका नाम लाड खान इसलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि लाड खान नामक एक राजकुमार कुछ समय के लिए इस मंदिर में अपना निवास स्थान बना लिए थे, और जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, इस मंदिर का नाम पड़ गया लाड खान मंदिर। ध्यान रखिएगा, पक्का ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा इस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया है? पहला ऑप्शन कहता है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा ऑप्शन कहता है लॉर्ड विलिंगटन,
तीसरा ऑप्शन कहता है लॉर्ड लिंथिगो और चौथा ऑप्शन कहता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिन लोगों ने हमारे संविधान वाली सीरीज को देखा होगा और देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आराम से वे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिए, हर वो चीजें जो मैं पढ़ाता हूं और रिलेवेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक वीडियो को आप हमारे देखते चलिए। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव जो है कौन से वायसराय द्वारा घोषणा की गई थी? लॉर्ड लिंथिगो द्वारा। ठीक है, आइए समझ लेते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को की गई थी और किस वायसराय द्वारा? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथिगो द्वारा की गई थी। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव में अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए कार्यकारी परिषद के विस्तार और एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना और भारतीयों के अपने संविधान को बनाने के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था और बदले में इसका उद्देश्य था ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयास में भारत के सभी दल और समुदायों का क्या चाहिए? ब्रिटेन को सहयोग चाहिए। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था। ठीक है, देखिए, अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि देखो, भारतीय लोगों से कहा गया आप लोग अगर संविधान बनाना चाहते हैं तो हम आपको संविधान बनाने का वादा करते हैं और मान्यता भी देते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा कि हम एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंस रहे हैं और आप क्या करिए? हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में ये बातें रखी गई थी। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और कोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नेम है? तुरंत इसको लिख लीजिए अपने नोट में, तुरंत इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों। डाउनलोड मैं कहने जा रहा था, तुरंत इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। पहला ऑप्शन कहता है भैंस की प्रजातियां, मृदा की किस्में, खेती का आदिम स्वरूप और चौथा ऑप्शन कहता है गाय की प्रजातियां। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि भारतीय कृषि के संदर्भ में, यहां पर अगर आप देखें ना तो कृषि की बात कर रहा है, इसलिए आपको सीधा और सीधा क्या कर देना चाहिए? तीसरा लगा देना चाहिए, क्योंकि तीसरे में ही कहीं ना कहीं इस तरह की बातें की गई होंगी। तो खेती का आदम स्वरूप जो है वेबर, दहिया, कोडू शब्द जो है, ठीक है, इसका भारतीय कृषि से संबंधित है। आइए समझ लेते हैं क्या है। देखिए, झूमिंग कृषि के बारे में आपने सुना है कि नहीं? झूमिंग कृषि का तात्पर्य हो जाता है कि जहां जंगल वगैरह होते हैं उस जंगल को क्या किया जाता है, या उस जंगल के जहां पर खुला जगह होता है उसे क्या किया जाता है, वहां से घास फूस जो होती है और बहुत सारी चीजें क्या होती है काट कर वहीं पर छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में सूखने के बाद क्या किया जाता है, उसे जला दिया जाता है और जलाने के बाद क्या होता है, उसकी जुताई कर दी जाती है। फिर वहां पर क्या होता है, बीज वगैरह बोया जाता है, यानी कि कृषि की जाती है। और जब तक कि वहां का उत्पादन क्षमता अच्छी रहती है, मिट्टी की यानी कि उत्पादन क्षमता अच्छी रहती है, तब तक वहां पर कृषि की जाती है। नहीं तो फिर दूसरे जगह पर इसी तरह से प्रक्रिया की जाती है और ऐसे ही कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, या एक तरह से पूर्वोत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इस कृषि को क्या कहा जाता है? वेबर या दहिया। इसको लिख लीजिएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? वेबर व दहिया कहा जाता है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में इसे क्या कहा जाता है? पामा, डाबी या कोमल कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? वेले। और हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? खिल। और झारखंड में इसे क्या कहा जाता है? पुरवा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, झूमिंग कृषि को हर एक जगह पर अलग अलग नामों से जाना गया है। इसको अपने नोट्स में तुरंत के तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, फटाफट लिख लीजिए। जो लोग बाद में देख रहे हैं वे लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके क्या करें, एक तरह से इसको लिख कर तभी आगे बढ़े। अगर वे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसके स्क्रीनशॉट रख ले